तो दोस्तों फाइनली मीटअप का दिन नज़दीक आ गया है और मैं सेक्टर 63 नोएडा में हूँ। देखिए दोस्तों, मीटअप के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोगों का होता है कि 2-4-10 लोगों से मिलते हैं और एक परसेप्शन बना लेते हैं। लेकिन मिलना इसलिए ज़रूरी था कि मेरे को जानना है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और आपको क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है, आपको क्या बेसिक चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि एट द एंड एम मेरा ये है कि मैं जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी की वीडियो है वो आप तक ला सकूं और आपका उसमें सिलेक्शन हो सके। तो मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो और आपकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जेन्युइन, उनको भी सुनूंगा तो मैं उसके लिए अपने जो कंटेंट उसमें और सुधारूंगा। तो इसीलिए मिलना ज़रूरी था। तो आपको ले चलते हैं अंदर और मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ सो दैट आपको भी आइडिया लग पाए कि चीज़ें करना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे चैनल से आपको ज़रा भी वैल्यू मिल रही है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी की वीडियो तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये पता लगेगा कि आखिर चीज़ें काम कैसे करती हैं या मैं एक्चुअल में आपके लिए कितना कंसर्न हूँ चीज़ों को लेकर के। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मीटअप को स्टार्ट करते हैं और मुझे पर्सनली उम्मीद तो बहुत ज़्यादा लोगों की थी लेकिन अब ठीक है, मैं इतने में खुश हूँ। आप जितने भी लोग आए हैं, मैं जो बेस्ट दे सकता हूँ आप लोगों को दूंगा और बातें करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग 1 बाय 1 अपना इंट्रोडक्शन दें। आपसे शुरू करते हैं। मेरा नाम धरनी बटराई है कि मैं पश्चिम बिहार दिल्ली में रह रहा हूँ। मैंने फाइनेंस से MBA किया हुआ हूँ जी। थैंक यू जी। आप? My name is Sachin. I am belonging from Uttar Pradesh, Gorakhpur. I have completed my diploma from MMIT Sant Kabir Nagar, and I have completed my schooling from CBSE board, where I come to learn about many different things like affiliate marketing, digital marketing, and many more. And by school curriculum and academics. So जी। आप? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम जमील अहमद है सर। मैं मैंने 2024 में 12th पास आउट किया है और मेरे को इंग्लिश बोलनी भी आती है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है और रिसेंटली सर आपके मीटअप पे आके अच्छा लगा। बाकी मैं वही सर कहना चाहूँगा मेरे इंट्रोडक्शन में कि मैं फ़िलहाल वैसे सर जॉब की सर्चिंग की तलाश में हूँ। बिल्कुल। और दैट्स ऑल अबाउट मी सर। जी पीछे। My name is Anuj. I am from Delhi. I have a master diploma in computer application and I am 12th pass. I am a fresher. वेरी गुड। माय नेम इज़ रोहित कुमार सिंह। मैं झारखंड धर्मार्थ से रहने वाला हूं सर। मेरा सेफ्टी से डिप्लोमा और ग्रेजुएशन किया हुआ है सर। जी। आप? Sir, my name is Vijay Kumar. Right now, I am living Budh Vihar, Ghaziabad. As per my qualification, did my schooling from UP board, and I have done my graduation from Agra University near 2017. जी। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो देखना एक अलग बात होती है बट किसी चीज़ के लिए जाके मिलना एक अलग बात होती है। एक समय देना पड़ता है। रास्ते में आए होंगे, पता नहीं कितनी जगह आपने मेट्रो बदली होगी, फिर वहाँ से आपने रिक्शा लिया होगा, यहाँ तक आप पहुँचे। क्योंकि जैसे देखा जाए तो हमने 80 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था जो लोग इंटरेस्टेड थे आने के लिए, बट 80 में से काफ़ी कम ही लोग आ पाए। कई लोग थे जो बाहर के थे, तो वो रीज़न समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा अपने बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए क्योंकि आप जिससे कोई भी नॉलेज ले रहे हो या आप इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आखिर वो बंदा है कौन, वो बंदा है ना कि आप लोगों को जो नॉलेज दे रहा है, तो उसके बारे में जब पहले जानना ज़रूरी हो जाता है कि वो है कौन। तो मैं भी आप लोगों में से निकला हुआ बंदा हूँ। आप लोग मेरी पुरानी फ़ोटो देख सकते हो। ये 10-15 साल पुरानी फ़ोटो है। गांव में मेरी भी परवरिश हुई है, गांव से पला बढ़ा निकला। मेरी जो एजुकेशन है गांव में ही पूरी हुई है। और उसके बाद फिर जब मैं गांव से निकला, आज मेरे को दिल्ली में रहते हुए 7-7.5 साल के बीच में हो गया है। एंड नाउ इस 7-7.5 साल के बीच में आई हैव वर्क डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज लाइक FMCG और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एजेंसीज़। तो उन सब कंपनियों के साथ मैंने काम भी किया है और अभी मैं जो करंटली है वो एज एन सीनियर विजुअलाइज़र काम कर रहा हूँ एक कंपनी के साथ में, जिसमें ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का काम उसको करना होता है। और मैंने जो जर्नी शुरू की थी एज एन कंप्यूटर ऑपरेटर से शुरू की थी, क्योंकि गांव में या हमारे मिडिल क्लास में होता है कि यार अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, एक काम कर कि तो कंप्यूटर सीख ले, है ना। ये सबका रहता है कि भाई आप कर रहे हो एक साथ साथ कंप्यूटर सीख ले। तो
ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, और वो अच्छा भी है, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर रहे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा था, मैं 12th कर रहा था, साथ साथ मेरे को बोला गया चलो कंप्यूटर भी सीख लो, तो मैंने कंप्यूटर सीखा, और फिर मैंने अपनी जो पहली जॉब स्टार्ट की एज एन कंप्यूटर ऑपरेटर स्टार्ट की, और फिर धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते आज मैं एज एन सीनियर विजुअल डिजाइनर काम कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी वो 50 रुपये पर डे से शुरू हुई थी, और आज मैं 500 पर आवर चार्ज करता हूँ अगर मैं किसी के साथ फ्रीलांस काम करता हूँ तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन है। तो इसीलिए आप लोगों के पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जिन लोगों के साथ मैं बैठता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, मैं खुद ही देखता हूँ कि पहले जिनके साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कौन है, कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, किसी तरह का कोई चार्ज तो नहीं ले रहे हैं, या अगर चार्ज ले रहे हैं किस बात के लिए ले रहे हैं। कई लोग होता है ना जेन्युइन, जैसे फीस वगैरह होती है, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। कई लोग होता है जॉब दिलाने के चार्जेस देते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ मैं पहले ही मना कर देता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसे कंपनी है, कंसल्टेंसी तो नहीं है, प्रॉपर कंपनी है कि नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद ही फिर मैं उनको अपने चैनल पे वीडियो उनकी लाता हूँ। अब बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए क्यों। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों को अभी चाहिए जॉब, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो जॉब लेने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है सिलेक्शन, क्योंकि नौकरी निकलती है, आप लोग अप्लाई करते हो, और फिर वहाँ पे जिसका सिलेक्शन होता है उसी को जॉब मिलती है। तो सिलेक्शन लेना कोई किस्मत का खेल नहीं। बहुत लोगों को होता है यार उसकी किस्मत अच्छी थी, वो लग गया, वो आज लग गया, लेकिन 6 महीने बाद अगर वो काम उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो 6 महीने बाद वो बाहर भी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो किस्मत ज़्यादा दिन तक साथ नहीं देती है। तो सिलेक्शन ना एक स्ट्रैटेजी होती है। लोगों को लगता है कि बस रिज्यूम भेज दिया, काम हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 गो थ्रू करूँगा। आप लोगों की पीपीटी आपके ग्रुप में मिल जाएगी जिन लोगों ने अटेंड किया है, और इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। और लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन पूछने के लिए भी दूंगा माइक, आप लोग पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर जॉब आखिर ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। यही होता है ना कि भाई जॉब मिलनी है तो कहाँ मिलेगी। मैं किसी को नहीं जानता कि जो मेरे को बोल दे कि चल ठीक है मैं तेरे को जॉब बता देता हूँ, तू आजा जॉब ले ले। तो यहाँ पे ना कुछ रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म होते हैं प्राइवेट जॉब के लिए, जैसे आप लोगों को बहुत पता ही होगा naukri.com के बारे में, लिंक्डइन के बारे में, इंडीड के बारे में। तो इसमें से आप naukri.com या लिंक्डइन किसी एक को चुन लो, naukri.com को चुन लो, और वहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल है, मेरी बात है ध्यान से सुनना। आप लोग अगर आधे घंटे का अटेंशन दोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोगों को ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि जिसमें आपको फ़र्क दिखेगा। तो ध्यान सुनना मेरी बातों को। जो भी ये प्लेटफॉर्म होते हैं naukri.com, लिंक्डइन, इन सब प्लेटफॉर्म पे एक एल्गोरिदम होता है। जैसे आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो, आपको टॉप में दिखाता है कि ये आ गया इसकी वेबसाइट। ऐसे ही जब रिक्रूटर देखता है कि मेरे को डाटा एंट्री का चाहिए बंदा, या कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, या मेरे को इसके लिए चाहिए, तो जब वो सर्च करता है तो काफ़ी लोगों के ऊपर आते हैं, काफ़ी लोगों के बहुत पीछे आते हैं। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी हो कि बहुत सारे लोगों को पीछे ही आते हैं। इसका हैक ये है कि आप डेली शाम को अपनी जो भी इस तरह की प्रोफाइल होती है, naukri.com, लिंक्डइन या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, उसको खोलो, प्रोफाइल अपडेट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे कुछ भी लिखा हो उसको मिटा के दोबारा वही लिख करके अपडेट कर दो। अपडेट कर दोगे, अपडेट करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है वो 100% क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। हर इस तरह के प्लेटफॉर्म में एक होता है आपका स्टेटस, तो वो आपको 30-40 ऐसा नहीं रखना, 100% जो भी चीज़ें वो मांग रहा है सारी चीज़ें भर दो। अब इसमें अपडेट करने से होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपडेट करते हो तो रिक्रूटर को वो दिखता है, एक तो आप एक्टिव सर्च कर रहे हो, दूसरा लेटेस्ट अपडेट दिखता है। तो ऐसा क्या होता है कि कई लोग ना रिज्यूम डाल के भूल जाते हैं, रिज्यूम डाल दी भूल गए, तो रिक्रूटर वही बंदों को अप्रोच करता है जो लोग लेटेस्ट अपडेट किए हों। तो वहाँ पे आपके जो रिज्यूम है वो टॉप में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन ऐप पर 10 से 15 मिनट डेली करें। तो जब आप डेली करेंगे तो आप एक्टिव सर्च की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपका एक लेटेस्ट अपडेट हो गया और एक एक्टिव सर्च हो गया। इससे क्या होगा कि आपके जॉब से रिलेटेड आपको कोई सर्च करेगा तो आपका जो रिज्यूम है, आपका जो प्रोफाइल है टॉप पर आएगी। अब इसके आगे चलते हैं। जॉब अप्लाई कर तो देते हैं कई बार हम लोग, देखी एक चीज़ अच्छी लगी कर दी जॉब। आप लोगों को में से किसको पता है कि जेडी क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? जी बताइए, आप माइक दे दीजिए प्लीज़ इनको। सब जॉब डिस्क्रिप्शन वो होता है जिससे जो रिक्रूटर होता है
मतलब उसमें मतलब वो पूरा आइडिया लग जाता है आखिर में उस बंदे के पास स्किल है कि नहीं, मतलब क्या क्या उसमें उसके बारे में बैकग्राउंड स्किल मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है, जिससे कि उससे होता है सर उनको कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अगर उनको कंपनी को प्रॉफिट चाहिए तो ऐसा ही बंदा खोजे जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो, पैसा पे करें और उनको प्रॉफिट हो, उनको प्रॉफिट चाहिए, तो स्किल्ड बंदे को मतलब ढूंढती है कंपनियाँ। आप लोगों से और कोई बताना चाहेगा? सर जॉब डिस्क्रिप्शन से मैं सर ये समझता हूँ कि कंपनी जैसे कोई हायरिंग के लिए कोई पोस्ट उन्होंने पोस्ट करी है तो उसमें मेनली वो जॉब के की पॉइंट्स डालते हैं और जॉब का मेनली उसमें क्या रोल रहना है और क्या उनको आपसे क्या नीड है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं, उसे जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। और सर जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि रिक्रूटर भी यही आपके रिज्यूमे में चेक करता है कि उसको जो नीड है वो आपके रिज्यूमे में है या नहीं। बहुत सही बात। और कोई बताना चाहेगा? ठीक है, मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप लोगों ने जो बताया है बिल्कुल सही बताया है, इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। अब जैसे मेरे पास फ़ोन नहीं है, ठीक है, अब मुझे फ़ोन ख़रीदने जाना है, ठीक है, तो मैं सर्च करूँगा कि मैं वो फ़ोन ख़रीदूँ जिसमें मेरे गेम भी चल जाएँ, मैं वो फ़ोन ख़रीदूँ जिसमें मेरे फ़ोटो भी अच्छे आएँ, मैं वो फ़ोन ख़रीदूँ जो फास्ट चार्ज भी हो जाए, मुझे वो फ़ोन ख़रीदना है जो थोड़ा सा बड़ा भी हो। तो मतलब हमारी एक नीड होती है, क्या होती है? नीड। हमारी एक नीड होती है कि हमको ऐसा ही फ़ोन चाहिए। आपको कीपैड वाला भी है, कीबोर्ड क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसमें इंटरनेट नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं कि अपनी नीड के हिसाब से ही फ़ोन लेते हैं। इसी तरह आप रिक्रूटर के लिए एक प्रोडक्ट हो, ध्यान सुनना बात को, आप क्या हो? प्रोडक्ट। हाँ, आप एक प्रोडक्ट हो। वो जीडी में वो डालता है कि मेरे को ये चीज़ें इस बंदे से चाहिए। तो जेडी में आपको देखना है कि जो जेडी में मांगा गया है आपसे मैच करता है कि नहीं करता है। तो जेडी मतलब यही होता है कि आप उसमें स्किल लिखा होता है, इसमें काम क्या करना है वो लिखा होता है, उसमें सैलरी और आपका क्या टाइमिंग है, क्या कंपनी है, सब कुछ उसी जेडी में लिखा होता है। तो आप कभी भी कहीं भी अप्लाई करो, कई बार आप लोगों के पास डायरेक्ट कॉल आते हैं, तो आप पहले जेडी मंगाओ कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ बट आप मेरे को पहले जेडी दे दीजिए। तो जेडी से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो जेडी का आप लोग सिंपल बहुत सरल शब्दों में समझ गए क्या होता है जेडी? तो वही है कि एक प्रोडक्ट वो खरीदने निकला है और वो प्रोडक्ट उसको कैसा चाहिए उसने उसमें दिया हुआ है। अब आइए आगे चलते हैं। अब क्या रहता है कि आप लोग एक ही सीवी रखते हो और जो आपको चाहिए होता है धड़ाधड़ सब पे वही भेजते रहते हो। ये बहुत बड़ी गलती है। जैसे मैंने आपको जेडी बताई तो देखिए चीज़ें वही होती हैं आसपास, लेकिन कई बार लोग उसको घुमा के लिख देते हैं। जैसे लिखते हैं कि डाटा एंट्री इन एक्सेल, ठीक है, और MIS ये वो थोड़ा सा लिख दिया आपने, आपको पता है कि वो चीज़ वो वही है। तो सबसे पहले जब भी आप जेडी देखो तो सबको सेम रिज्यूम मत भेजो। मैं बता रहा हूँ, आपने कोई जेडी देखी, कंपनी अच्छी लगी, आपने बोला यार मेरा यहाँ पे हो जाता तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता, ठीक है। तो आपकी जो रिज्यूम है और जो जेडी है उसमें सर्च कर लो कितना मैच कर रहा है। अगर उस हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, जो चीज़ें आपको जेन्युइनली आती हैं, तो आप उस रिज्यूम को उसी शब्द के हिसाब से बनाओगे जिस शब्द के हिसाब से क्या है जेडी है। क्योंकि जब वो रिक्रूटर के पास जाएगा आपकी देखेगा तो करेगा यार ये तो वही चीज़ें हैं जो मैं मांग रहा था, और फिर आपको क्या आएगी, कॉल बैक आ जाएगी कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जी माइक ले लीजिए। सर इसका मतलब सभी मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सीवी डालना पड़ेगा क्या उसके रिगार्डिंग से? सीवी देखिए मैं बताऊंगा, जैसे एक बार तो होता है कि सीवी पड़ी होती है आपका, जैसे रिज्यूम naukri.com में पड़ा हुआ है और अलग अलग पड़ा हुआ है, वो चीज़ें आप रख दो। लेकिन अगर पॉसिबल हो, जैसे हर जेडी में ना कई बार ईमेल आईडी दी होती है या नंबर दिया होता है, आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन आप जो है उस ईमेल आईडी पर उस नंबर पे ये बोल सकते हो कि सर आई हैव अप्लाइड इन योर जॉब एंड दिस इज माय लेटेस्ट रिज्यूम। तो वो उसको ना कंसीडर करके आपके लेटेस्ट रिज्यूम को कंसीडर करेगा, जो अपडेटेड होता है। हाँ, तो जब भी आप कहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, उनकी ईमेल आईडी होती है, नंबर होता है, तो आप उसमें जो अपडेटेड वाला रिज्यूम है जो उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है, मतलब उनकी कंपनी की रिक्वायरमेंट को मैच करता है, आप वो भेजो, उसको जीमेल भेजो या नंबर पे भेजो, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि जेडी देखनी है, फिर रिज्यूम उसके हिसाब से बनाना है और वो लेटेस्ट रिज्यूम हमको आगे भेजें। आप चलते हैं कि रिज्यूम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, जो बातें आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर नौकरी के लिए एक ही रिज्यूम नहीं चलता। रिज्यूम बनाने के बाद में देखिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बर्डन लग रहा है, यार एक जॉब अप्लाई करने के लिए इतना तामझाम, लेकिन मेरी बात मानो दोस्तों, ये तामझाम अगर आप यहाँ पे कर लोगे ना
तो कंपनी में जब सिलेक्शन है, शॉर्ट लिस्ट है, आपको कॉल आना ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, आपको रिक्रूटर के जो मैसेज आने के ज़्यादा चांसेस होगी आप मैं इस बंदे को इंटरव्यू के लिए बुलाता हूँ। सही बता रहा हूँ, वो करके देखना ये चीज़। ऑप्शन ज़्यादा नहीं है सर। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करना है, रिज्यूम में आप लोगों को चेक क्या करना है, सबसे पहले रिज्यूम सिंपल और क्लीन होना चाहिए, ज़्यादा भरा नहीं होना चाहिए। और रिज्यूम का मैं एक टेम्पलेट आप सभी लोगों को दे दूंगा अभी, उसी टेम्पलेट पे आप लोग रिज्यूम बना लेना। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं भी पहले सोचता था कि यार मेरे को उसमें देखेगा कि BA BSc मेरे को जो आता है वो देखेगा, एक तो स्पेलिंग हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन HR का होता है कि यार ये बंदा अभी से सीरियस नहीं है, स्पेलिंग गलत लिख रहा है, हर चीज़ें, तो काम में क्या सीरियसनेस दिखाएगा। तो स्पेलिंग चेक कर लो। अगर आपको नहीं चेक करना था, आप उसको बहुत सारी ChatGPT उसमें रिज्यूम अपलोड करो और ChatGPT को बोलो कि मेरे रिज्यूम में आप बताओ स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या हैं, समझ रहे हो। तो स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लेना। 2 पेज से ज़्यादा के रिज्यूम मत बनाओ, 1 पेज या 2 पेज। और कॉन्टेक्ट डिटेल आप हमेशा ऊपर लिखोगे, क्योंकि जैसे रिज्यूम आपके पास आया तो HR को जब कॉल करना हो तो उसको भी आसानी हो। एक चीज़ मैं आप लोगों को करनी है कि जब भी आप रिज्यूम भेजो, कई लोग देखते हो मैं इमेज भेज देते हैं, वर्ड की फाइल भेज देते हैं, यहाँ पे आपकी कुछ और सेटिंग है, उसके पास खुला रिज्यूम सब उल्टा सीधा खुल जाता है। आपको हमेशा PDF भेजना है। क्या भेजना है? PDF फॉर्मेट। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत फ़र्क पड़ता है। और PDF में भी क्लियरली लिखना है नाम, किस प्रोफाइल के लिए कर रहे हो वो, ठीक है, किस कंपनी के लिए कर रहे हो, तो वो नाम लिख के आपको भेजना। क्योंकि आपको भी जैसे कल को 4 दिन बाद वो आया छुट्टी से, 5 दिन बाद आया जॉब एप्लीकेशन से, तो उसको पता लगे कि हाँ इस बंदे ने भेजा था, तो कैसे सर्च करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी अपने आप को रिज्यूम में ज़रूर ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि हमने तैयारी कर ली, अब अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है, आप लोग, अब जैसे आप लोगों ने JD देख ली, रिज्यूम सही कर लिया, हर चीज़ सही कर ली, अब अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि कई लोगों को रिस्पॉन्सेज नहीं आते हैं। मेल भेज दिया, बात खत्म, उनको ज़रूरत होकर कॉल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। नीड तो हमको है सर। हाँ, नीड तो हमको है ना, उनके पास। हाँ, उनको थोड़ी। तो हमको क्या होता है कि जैसे मैं आपको इसलिए 1 बाय 1 बता रहा हूँ। आपने रिज्यूम भेज दिया किसी को, ठीक है, और नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है सर? दिख रहा है? तो आप बात करते हैं कि जब आप रिज्यूम किसी को भेजोगे तो आपको उससे फॉलोअप भी लेना है। ऐसा नहीं एक बार भेज दिया। और फॉलोअप का ये होता है कि जैसे आपने रिज्यूम आज भेजा, उसको 24 घंटे बाद एक फॉलोअप ले लो कि सर मैंने आपको रिज्यूम भेजा था और आपने देखा, तो वो बोलेंगे ए, नहीं रिप्लाई आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। फिर 2 दिन बाद फॉलोअप लो, फिर 3 दिन बाद फॉलोअप लो। अगर 3 या 4 फॉलोअप में कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दो फिर उसको। इसका मतलब वो अल्टीमेटली वहाँ पे आपको रिप्लाई आने के चांसेस कम है, तो छोड़ दो उसको, ठीक है। क्या करना है उसके बाद, क्या करना है कि देखिए कि जब भी आप कोई भी कन्वर्सेशन करो तो आपस में जैसे आप बात करते हो ना, वैसे नहीं करना है। बी ए प्रोफेशनल। आप ChatGPT से पूछ सकते हो कि मैंने किसी को रिज्यूम भेजा था, अब मेरे को उनसे फॉलोअप लेना है, मैं क्या लिख के भेजूँ, तो वो आपको बता देंगे। तो वैसे वर्डिंग का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, डियर सर एंड मैम, आई अप्लाइड फॉर द रोल, इस जॉब के लिए, जस्ट चेकिंग इज देयर एनी अपडेट, मतलब मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि कोई अपडेट है मेरे लिए, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो रिज्यूम भेजने के बाद आपको 3-4 फॉलोअप तक ज़रूर लेने हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन, जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाता है। हाँ, तो इंटरव्यू में सबसे ज़रूरी है, फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ, आप जब भी अप्लाई करो, जैसे किसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते तो जैसे मैंने आपको बताया था कि GD के हिसाब से अपना रिज्यूम शेयर कर लो, उसी के हिसाब से JD के हिसाब से अपने क्वेश्चन भी तैयार कर लो, ठीक है। वो क्वेश्चन थोड़े बहुत आप लोग रट लो। तो जैसे, और रटने के बाद अपने जो है आप मॉक प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जैसे अपने दोस्तों के थ्रू कि भाई तुम HR बन जाओ। मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा फनी है, ऐसा होता नहीं, लेकिन आप कर सकते हो, तो दैट आपको कॉन्फिडेंस है। ये स्पेशली फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मिरर के सामने, शीशे के सामने प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप इंटरव्यू में क्या होता है पता है आपको? इंटरव्यू क्या होता है, थोड़ा कोई बताना चाहेगा सिंपल शब्द में कि इंटरव्यू क्या होता है? जी, माइक ले लीजिए आप। सर इंटरव्यू में जैसे कि ये होता है, जिस प्रोफाइल की हमने जॉब अप्लाई किया है, बस सिंपल से उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि उसको जब उस प्रोफाइल के लिए हम जा रहे हैं, तो जो इंटरव्यूअर होता है उसको पता होना चाहिए ना कि हाँ उसके लिए परफेक्ट है कि नहीं परफेक्ट है। सर बिल्कुल बिल्कुल। तो और उसके क्या बताना चाहिए? सर मेनली जैसे JD की जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि
उसको जो नीड है उसके हिसाब से रहता है। तो इंटरव्यू मेनली सर जो उसको नीड है वो आप में ये चेक कर रहा है कि उसकी नीड फुलफिल हो सकती है कि नहीं। नहीं बिल्कुल जी, यही आप समझता हूँ सर। जी। तो मैं बताता हूँ, जब आप जेडी में लिख के भेजते हो, ठीक है, तो इस तरह समझो। अभी हमने फ़ोन की बात की थी ना कि इतना रैम, इतना ये, इतना चीज़ें। आजकल लोग रिव्यू देखने लगे हैं यूट्यूब पे, उसका टेस्ट देखने लगे कि भाई ये टेस्ट में पास हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरह से जो डिस्क्रिप्शन में, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो सीवी में आपने लिखा है, आपने वो सही लिखा है कि गलत लिखा है। बहुत सारे लोग, मैं बता रहा हूँ 90% लोग रिज्यूम में जो ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, अगर उनसे वही पूछ लिया जाए तो वो डिफरेंट बताते हैं, रिज्यूम ही नहीं पढ़ते हैं। मैंने एक HR से पूछा, मैंने कहा यार मतलब मेनली करते क्या हो तुम? मतलब मेरे तो काफ़ी सारे कलीग्स हैं जो सीनियर HR है, कह रहे मैं तो, हम लोगों का क्या है, हम रिज्यूम से ही पूछते हैं बंदों को, अगर वही सही बता देता है तब भी हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन जो लोग वो रिज्यूम में लिखे होते हैं वही नहीं पता है कि उनको लिखा क्या उसमें। पूछते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें रिज्यूम में कुछ और लिखा है, वो बोलते कुछ और है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वहाँ पर रिज्यूम में जो आपके इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको क्या है, पेशेंसफुली का मतलब ऐसा नहीं होना कि एटीट्यूड में बात कर रहे हो, नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, नहीं। पेशेंसफुली आपको अपने तरह के यस सर, यस मैम, यस मेरे को ऐसा है मैम, अच्छा ये चीज़ मेरे को नहीं आती, मैं आगे सीख लूँगा। मतलब आपको अपने बात में वजन भी रखना है और पोलाइटली बात करना है। ठीक है, तो इसमें ये था, मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मेरे से अभी छूट गया कि इंटरव्यू में क्या रहता है। इंटरव्यू में मेन आपको अपने आप को सेल करना होता है, ये चीज़। और सेल करने का ही मतलब नहीं जैसे बाहर में होता है ना 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, ये ले लो, ऐसे नहीं। सेल करने का मतलब जो उसको ज़रूरत है आप उसको श्योरिटी दिलाओ कि मैं वो काम कर सकता हूँ, मैं औरों से बेहतर कर सकता हूँ, या मैं औरों से बेहतर करने का प्रयास कर सकता हूँ। हाँ, तो वो आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा। आपको अगर कुछ नहीं आती तो चीज़ बताना पड़ेगा कि देखिए सर अभी मेरे को ये आता है, ये चीज़ें नहीं आती हैं, और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप मेरे को 10 से 15 दिन देना, आई विल लर्न एंड आई विल गिव यू रिजल्ट सर। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको ये चीज़ आता हो, लेकिन मेरा क्या है, अब मेरी जो एज है उस हिसाब से मेरा लर्निंग पे फोकस है, इसीलिए मैं आपकी कंपनी के साथ जुड़ रहा हूँ और मैं शायद बढ़िया कर सकता हूँ, आप मेरे को एक चांस दीजिए। ऐसे बातें करनी होती है। ठीक है, तो वही मैंने जैसे बताया कि हमेशा जब आप बात करोगे तो हमेशा हम्बल रहोगे, बॉस नहीं रहोगे। जैसे एटीट्यूड में नहीं बात करोगे, सॉफ्ट वॉइस में, बातों में आपकी वजन हो लेकिन सॉफ्ट वॉइस में। ठीक है, और हो सके तो प्रैक्टिस करो थोड़ा सा धीरे धीरे बोलने की। धीरे का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल धीरे, मतलब बोलते समय थोड़ा सा पॉजेज लो। तो जब आप पॉज लेते हो तो अगले बंदे का इंटरेस्ट और बढ़ता है कि अगले बात वो क्या बोलने वाला है, आप समझ रहे हो। और जब वो शुरुआत से ही करेगा तो मान के चलो कि आपकी एक इमेज बनती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, जितने लोग फ्रेशर हैं ध्यान से सुने। आप लोग फ्रेशर हो लेकिन अपने आप को एज एन ट्रीट करना है कि यू आर वेरी मैच्योर पर्सन, यू आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। मतलब अपने आप को फील कराओ, मतलब ये नहीं लगे कि मैंने कहीं काम नहीं किया है, ऐसा फील कराओ अगले बंदे को लगे कि हाँ यू आर वेरी मैच्योर पर्सन, यू आर वेरी सिंसियर। तो वो जब फील कराओगे, महसूस कराओगे, तो फ्रेशर को इसीलिए कोई हायर नहीं करना चाहता है क्योंकि सिखाना बहुत पड़ता है। ठीक है, नए दिमाग के लोग होते हैं, उनको जो सही लगता है वो करते हैं, तो बहुत तरह की चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप फील कराओगे कि नहीं, आई एम वेरी काम, वेरी हम्बल, लर्निंग एटीट्यूड है मेरे पास, तो आपको सभी लोग मौका देंगे। ठीक है, एक चीज़ होती है कि कई बार ना ऑफलाइन इंटरव्यू होता है, मतलब आप ऑफिस में जाते हो इंटरव्यू होता है, कई बार ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। तो दो चीज़ें याद रखना कि पंक्चुअलिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक रिक्रूटर के, फिर मेरी बात को ध्यान सुनना, जो एक रिक्रूटर होता है उसके दिमाग में आपकी इमेज तब से बनना चालू हो जाती है जब से आपका जॉब एप्लीकेशन उसके पास पहुंच जाता है। आपने कभी मेल किया, उसका कैसे फॉलोअप ले रहे हो, तब से उस आपकी जो पिक्चर होती है ना आपके बारे में, एक परसेप्शन बनना चालू हो जाता है कि ये कैंडिडेट कैसा है। आपका जो इंटरव्यू का टाइम था, टाइम पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो हमेशा ऑनलाइन अगर इंटरव्यू हो तो 10 मिनट पहले अच्छी कोई जगह देख लो जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो, अच्छे से बात हो सके, अच्छे से आप बात कर सको। और अगर ऑफलाइन जा रहे हो तो 15 से 20 मिनट पहले आप ज़रूर जाना। जब आप 15 से 20 मिनट पहले जाते हो तो आपको ऑफिस के बारे में ओवरऑल आइडिया लग जाता है कैसा ऑफिस है कैसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें पंक्चुअलिटी का भी बहुत ज़रूर ध्यान देना।
अब लोगों को लग रहा है कि छोटी छोटी बातें, लेकिन ये भाई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ती है, बहुत मैटर करती है। समझ रहे हो आप लोग?